हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। करंट अफेयर एक काफी इशू रहता है, बच्चों को कैसे पढ़े उसको, यही प्रॉब्लम आपके सॉल्व करने के लिए हम पीसीएस अखाड़ा पे आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज जैसे आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, और टॉपिक वाइज जैसे आपके स्पोर्ट्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, अवार्ड्स हो गए, पर्सनैलिटी इन न्यूज हो गए, इस तरीके से सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज हम आपको कंप्लीट करंट अफेयर करवाएंगे 2024 का। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखेंगे जो एनवायरनमेंट है उसमें जो 2024 में जो मेजर न्यूज थी, है ना। तो उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट। द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड इंडिया टू साइन बीबीएनजे बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट। ये हमने साइन कर लिया अभी। इसको ऑल्सो इट इज नोन एज हाई सी ट्रीटी। हाई सी ट्रीटी, ठीक है। और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एग्रीमेंट विल बी लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो जो मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम हो गया, ओशियंस का हो गया, हाई सी का काम हो गया, कौन देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। हाई सी ट्रीटी इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट एम्स टू प्रोटेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड इन द हाई सी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मरीन डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगा ये ट्रीटी इन द हाई सी। और साथ साथ एक बैलेंस की कंजर्वेशन भी होता रहे, और जो रिसोर्स है उनका सस्टेनेबल यूज हो, इसलिए ट्रीटी है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट। अब ये हम देखते हैं ज्योग्राफी के अंदर जो डिवीजन होता है। तो बेस लाइन एक ड्रॉ करेंगे, उससे अंदर जो पानी होता है उसको बोलते हैं इंटरनल वाटर्स। फिर उससे लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी। देन अगले 12 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिग्यूअस सी। फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बियॉन्ड जो वाटर होता है 200 नॉटिकल माइल्स के फ्रॉम द बेस लाइन, उसको हम बोलते हैं हाई सी। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो ट्रीटी है उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, क्योंकि नेशनल जुरिडिक्शन के बियॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, है ना। इसलिए इसका नाम है बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट। ये अलग अलग बता रखा है आईसी क्या है। इट्स बियॉन्ड कंट्रीज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये ईईजेड का पार्ट हो गया, इसके बियॉन्ड जो है इट इज द हाई सी। नेक्स्ट, काफी न्यूज में था लैंडस्लाइड्स आई कहाँ पे? वायनाड के अंदर। तो देयर आर मैनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज विटनेस लैंडस्लाइड रिलेटेड ड्यू टू डिजास्टर ड्यू टू एक्सट्रीम रेनफॉल। तो एक तो रेनफॉल बहुत ज्यादा था, है ना। एंड फ्रेजाइल इकोलॉजिकल कंडीशंस है। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन हो सकती है कि ये जो इकोलॉजिकल कंडीशन फ्रेजाइल कैसे होगी, ठीक है ना। अगेन वहाँ डिफोरेस्टेशन हुआ, अर्बनाइजेशन में लगी, ठीक है, या लैंड यूज चेंज हुआ, उसके कारण यहाँ पे फ्रेजाइल इकोलॉजिकल कंडीशंस थी, और बारिश तेज होने के कारण यहाँ आगे यहाँ पे लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड की बता रखा है जियोलॉजिकल फिनोमिना इन्वॉल्व डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक, सॉइल एंड डेब्रीज ऑन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लैंडस्लाइड अकर ऑन बोथ, दे कैन बी बोथ नेचुरल ऑन or on a man-made slope, एंड दे often triggered by the combination of factors such as heavy rainfall के कारण हो सकती है, earthquake के कारण, volcanic activity, human activities such as construction और mining and changes in the ground water level। ये different आपके causes है जिनसे लैंडस्लाइड हो सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग। टोटल टारगेट एंटायर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इन इंडिया। तो इंडिया में एंटायर जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया दैट इज 4.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से मैक्सिमम कहाँ पे आपका? नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे 1.1 लाख। और फिर सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है। सेकंड पे आपका आ गया वेस्टर्न हिमालयास, और थर्ड पे आ गया होगा वेस्टर्न घाट्स। तो ये वेस्टर्न हिमालय सेकंड पे, और थर्ड पे जो एरिया आ रहा है वेस्टर्न घाट्स। तो ये तीन मेजर एरिया है जो कि प्रोन है लैंडस्लाइड के। टोटल एरिया आपको दे दिया 4.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड इन इंडिया। और ये आप मैप बना सकते हो कैसे? सब मैक्सिमम कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, देन वेस्टर्न हिमालय, देन वेस्टर्न घाट्स। Next phase of Bustard Recovery Program. The Ministry of Environment, Forest, Climate Change has given formal approval for the next phase of Bustard Recovery. तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके नेक्स्ट फेज स्टार्ट है फॉर इट्स रिकवरी। कैंपा अप्रूव 50 करोड़ फॉर दिस, 56 करोड़ फॉर दिस, ठीक है। अबाउट बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। द बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम इज अ कंजर्वेशन प्रोग्राम इन इंडिया दैट एम्स टू रिकवर द GIB एंड लेसर फ्लोरिकन स्पीशीज, ठीक है। द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2015 एंड इज implemented by the वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। द प्रोग्राम इंक्लूड फॉलोइंग कंपोनेंट्स।
इसमें क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, हैबिटेट डेवलपमेंट, इन सीटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ ब्रीडिंग सेंटर, रिलीजिंग कैप्टिव ब्रीडिंग, ये सारी चीज इसके अंदर आएगी। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देख लो एक बार आप। ठीक है, कितना स्टेट बर्ड है, राजस्थान का ये। ठीक है, और कहाँ पे कितने बर्ड बचे हुए हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें मिलता है। ये इसके थ्रेड्स हैं, किन किन से थ्रेड्स हैं, फेडरल कोलिजन विद द पावर लाइंस, है ना, नेस्ट प्रिडेशन हो जाता है इनका, हंटिंग इन पाकिस्तान, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, पॉपुलेशन डिक्लाइन है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसका स्टेटस है, तो इसी के लिए प्रोग्राम है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024, इट हाईलाइटेड द डिक्लाइन इन द डिफोरेस्टेशन रेट। और धीरे धीरे जो फॉरेस्ट जो कटने का रेट था, डिफोरेस्टेशन रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये अच्छी बात है कि डिफोरेस्टेशन रेट कम हो रहा है compared to previous decade, with the several countries showing significant improvements. The data also reveals disturbing picture to the challenges forest face due to the climate change. पर इशू क्या आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण अभी भी फॉरेस्ट जो है दे फेस द चैलेंज। रशिया, ब्राजील, Canada and the USA and China account for the 54% of the global forest area in descending order। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है फॉरेस्ट एरिया आपका, रशिया, देन ब्राजील, फिर कनाडा, फिर यूएसए। ये अरेंज करना पूछ सकता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, सबसे पहले रशिया, फिर आप लिखोगे अपना ब्राजील, देन कनाडा, RBC। ठीक है, फिर यूएसए और फिर चाइना, ये ऑर्डर है। ऑस्ट्रेलिया एंड द DRC, इंडोनेशिया, पेरू एंड इंडिया कंट्रीब्यूट टू द 2/3 ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया। The report estimated that between 1990 and 20, approximately 450 million hectares of forests were converted to land use. However, deforestation rate fell from 15.8 million hectares between 1990 to 2002 to 10.2 million hectares between 2015 से 2020। तो deforestation rate आपका कम हुआ है। It also noted that 10 countries recorded annual gains in forest। इन countries में forest gain हुआ है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया भी है जिसमें forest gain हुआ है। India gained 266,000 hectares of forest annually from 2010 to 20, ranking third ग्लोबली इन द फॉरेस्ट गेन। तो वर्ल्ड में हम थर्ड नंबर से ज्यादा चाइना ने गेन किया, फिर ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे, इंडिया। मैनग्रोव्स की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है रशिया में, याद रखना है, RBC, और रेड ब्लड सेल्स से याद रख लो, RBC, ब्राजील और फिर कनाडा। इंडिया थर्ड नंबर पे गेन के अंदर, फॉरेस्ट जहां पे गेन हुआ है, तो सबसे ज्यादा गेन हुआ है आपका चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। मैनग्रोव्स की अगर बात करें, द रेट ऑफ ग्रोस ग्लोबल मैनग्रोव लॉस डिक्रीज, तो मैनग्रोव लॉस भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है बाय 23%। ठीक है, इन द डिकेड 2000 से 2010, और 2010 से 2020 दो डिकेड का कंपैरिजन करेंगे तो। ठीक है, फॉरेस्ट फायर, इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 340 to 370 million hectare of the earth's land is impacted by the forest, equivalent to the less than half the land of the ऑस्ट्रेलिया। तो 350, एक फिगर याद रख लो, 350 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट फायर से इम्पेक्टेड है एनुअल, है ना, वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट फायर से जो एरिया इम्पेक्टेड है इज अराउंड 350 मिलियन हेक्टेयर। It is impacted by the forest fire. Satellite data reveals that the total forest fires in 2023 emitted 6687 megaton of CO2। Again, forest fire होगी तो CO2 emit होगी। ठीक है, more than double the emission contributed by the European Union by burning fossil fuel। तो यूरोपियन यूनियन जितना कंट्रीब्यूट करता है फॉसिल फ्यूल से, उससे डबल जो CO2 एमिट हुई है, दैट इज बाय द फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, द रिपोर्ट इज रिलीज बाय FAO। ये याद रखना है, जो वर्ल्ड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, FAO। इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द फॉरेस्ट कंडीशन एंड द ट्रेंड, क्या फॉरेस्ट कंडीशन है और क्या ट्रेंड है। द FAO ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ, और FAO किसकी एजेंसी आपकी, यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। पिंक फ्लेमिंगोज अंडर थ्रेट, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण आपका फ्लेमिंगोज दे आर अंडर थ्रेट। ह्यूमन एक्टिविटीज एंड चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, तो दो रीजन हो गए। थ्रेटनिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइग्रेटरी बर्ड कॉलोनी, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉलोनी में मूव करते हैं, दे आर फ्लेमिंगोज, लार्जेस्ट माइग्रेटरी बर्ड कॉलोनी। प्रमोटिंग एनवायरमेंटली टू इशू एंड वार्निंग, इशू वार्निंग। ठीक है, अफ्रीकाज ग्रेट रिफ्ट वैली is a home to some of the world's most dangerous lakes। Lake Natron in Tanzania, Lake Bogoria in Kenya are hostile to the most forms of life, with surface temperature soaring up to 40 degrees Celsius। However, these are perfect habitats for flamingos। तो ये ऐसे बता रहे हैं कुछ एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है, वहां पे बाकी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, बट फ्लैमिंगोज के लिए काफी अच्छी जगह है ये। ठीक है, ये लेक जो बता रहे हैं, लेक्स नेट्रॉन
कहाँ पे है आपका ग्रे जो रिफ्ट वैली है अफ्रीका में, वहां पे अफ्रीका रिफ्ट वैली इज होम टू दिस लेक्स, ठीक है, तांजानिया में, और दूसरा बोगोरिया इन केनिया। These lakes filled with the caustic soda and hypersaline water that are most predator but provide unexpected haven for the fascinating migratory bird। तो इतना हाई सैलिनिटी होती है यहाँ पे, तो इसके कारण क्या होता है, बाकी लाइफ सर्वाइव नहीं करती, पर फ्लेमिंगोज के लिए अच्छी ये सुटेबल है। हाउएवर दिस डेलिकेट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीजिंगली बीइंग अपसेट, सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज आर थ्रेटनिंग ब्यूटी ऑफ दिस यूनिक सिस्टम। तो इन फैक्टर्स के कारण इस यहाँ का इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं लेक के जो इकोसिस्टम उसमें डिस्टरबेंस आ रही है। तो फिर ये क्या हो रहा है, जब लेक का इकोसिस्टम चेंज होगा, लेक श्रिंक करेंगी या उनका कंपोजिशन चेंज होगा, तो फिर फ्लैमिंगोज भी वहां पे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको जो सुटेबल कंडीशन थी वही नहीं मिल पाएगी यहाँ पे। क्लाइमेट चेंज इज अल्टरिंग वाटर लेवल, देखो पहले तो वाटर लेवल का फर्क पड़ जाता है, एंड सैलिनिटी, क्योंकि सैलिनिटी के कारण आते थे वो, ठीक है, मेकिंग इट हार्डर फॉर द फ्लैमिंगोज टू फाइंड सुटेबल नेस्टिंग साइट्स। तो इनको फिर उसके कारण क्या होता है, सुटेबल नेस्टिंग साइट्स नहीं मिल पा रही है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्लैमिंगोज ऑन लेक नेट्रॉन इज स्टेडली डिक्लाइन एज फ्यूअर बर्ड्स रिटर्न ईच ईयर ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर एंड एनक्रोचमेंट्स। तो इस लेक पे भी एनक्रोचमेंट्स बढ़ गई हैं। एक्सट्रीम वेदर इज कॉजिंग फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर का फ्लडिंग हो रही है, कॉम्प्रोमाइजिंग द लेक सैलिनिटी। अब फ्लडिंग होगी तो सैलिनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, सैलिनिटी में फर्क पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिस्ट, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रही है। द स्ट्रिप कैसिलियन, अ लिम्बलेस एम्फीबियन, तो ये जो स्ट्रिप कैसिलियन है या कैसिलियन एक कैस्ट लिम्बलेस एम्फीबियन है। द स्ट्रिप कैसिलियन हैज बीन न्यूली डिस्कवर्ड इन असम काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो कहाँ मिला है आपका ये, काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा के बारे में बता रखा है, या पढ़ सकते हो, ठीक है। द राइसोटॉप प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू कर द पोचिंग ऑफ राइनोसोर, तो बस इतना याद रखना है। रिसोटॉप जो प्रोजेक्ट है आपका किससे रिलेटेड है, नाम भी देखो राइनासोर से रिलेटेड है, रिसोटॉप प्रोजेक्ट उसी से राइम कर रहा है। इट्स अ टू कर द पोचिंग ऑफ द राइनोस अलोंग द बॉर्डर्स, ठीक है। साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट इंजेक्टेड रेडियो एक्टिव मटेरियल इनटू द राइनोसोरस हॉर्न्स टू मेक देम इजियर टू डिटेक्ट एट द बॉर्डर पोस्ट, ठीक है, तो उनके जो हॉर्न है उसके अंदर रेडियो आइसोटोप मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल दिया है ताकि उसको डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये उसी के नाम से आर से मान लो आप राइनोसोरस आइसोटोप कर लिया, क्योंकि रेडियो वो था ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल आता है, इसलिए आइसोटोप। तो राइनोसोर की जो हॉर्न है उसको बचाने के लिए, ठीक है, कोचिंग के लिए। बायोप्लास्टिक पार्क इन उत्तर प्रदेश, ये याद रखना है कि बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बना है, उत्तर प्रदेश। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस प्लान टू एस्टेब्लिश अ बायोप्लास्टिक पार्क इन लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे बनाएगा, लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट में। दिस इनोवेटिव प्रोजेक्ट एम्स टू एड्रेस द एनवायरमेंटल कंसर्न व्हाइल बूस्टिंग द लोकल, द पार्क विल बी सेट अप इन द 1000 इन्वेस्टमेंट। ये इसका मतलब बायोप्लास्टिक बनेगा इससे, देखो। What is bioplastic park? The bioplastic park is a large-scale industrial park designed to promote the production and use of biodegradable plastic. तो biodegradable plastic को promote करने के लिए it will boost sustainable manufacturing by promoting eco-friendly production method. Bioplastic क्या है? These are the plastic made from the renewable sources like corn starch, vegetable fats, milk, tapioca, ठीक है, टेपियोका एंड रिसाइकल्ड फूड वेस्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि रिसाइकलेबल हैं, बायोडिग्रेडेबल, उनसे प्लास्टिक बनाना इसको बोलते हैं बायोप्लास्टिक। दे कैन बी मेड फ्रॉम माइक्रोब्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। बायोप्लास्टिक कैन हेल्प इन रिड्यूस पोल्यूशन एंड श्रिंक अवर एनर्जी फुटप्रिंट बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज। तो किससे बनते हैं ये, बायोडिग्रेडेबल और रिन्यूएबल सोर्सेज से, ठीक है। सम प्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल अंडर द राइट कंडीशंस। इनमें से कुछ बायोप्लास्टिक, सारे तो नहीं, सम बायोप्लास्टिक्स दे आर बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल अंडर राइट कंडीशंस। तो ये देखो इस तरीके से आपका अगेन क्या होगा, रॉ मटेरियल फॉर द रिन्यूएबल सोर्सेज, इनसे एक्सट्रैक्ट करके, ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता रखा है कैसे आपका जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है या रिसाइकलेबल मटेरियल उनसे हम बनाते हैं बायोप्लास्टिक्स। बोर्नियो एलिफेंट, ठीक है, बोर्नियो एलिफेंट हैज बीन क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। देयर आर ओनली 1000 ऑफ दिस एलिफेंट्स लेफ्ट, आउट ऑफ विच 400 आर ऑफ देम आर द ब्रीडिंग एडल्ट्स। तो बोर्नियो एलिफेंट का जो आईयूसीएन स्टेटस है इट इज एंडेंजर्ड। ये देख लो प्रोटेक्शन स्टेटस एशियन एलिफेंट्स का आईयूसीएन में एंडेंजर्ड है। अब साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आते हैं। Cites Rosewood. Cites has launched Cites Rosewood, the global picture report.
The report details sites listed rosewood species, characteristics, ecosystem, roles, regeneration rate, and threats. Such information will help sites parties make informed non detriment findings. ठीक है. NDF is mandatory scientific analysis under sites, ensure that exporting species quantity of specimen in appendix 1 and 2 listed will not affect the long term survival in the wildwood. Rosewood, also known as Palisder, encompasses a wide range of tropical hardwoods. तो जो रोजवुड ट्री है उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या साइट्स ने बनाया है. ठीक है. रोजवुड किस में आता है? अपेंडिक्स 2 में आता है साइट्स की. ठीक है. रोजवुड इज यूज इन क्राफ्टिंग फर्नीचर एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो साइट्स हैज नोन साइट्स रोजवुड द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट. Chromium pollution in Sukinda Valley. The National Green Track (NGT) has directed investigation in the Sukinda Valley polluted water resources from the chromium impact. तो क्रोमियम पोल्यूशन का एग्जांपल आप दे सकते हो कि क्रोमियम का जो पोल्यूशन है कहाँ देखेगा गया अभी? सुकिंदा वैली के अंदर. ठीक है. क्रोमियम इज अ केमिकल एलिमेंट, सिंबल Cr, एनाटॉमिक नंबर 24. ठीक है. क्रोमियम का लश्चरस साइड प्रॉपर्टी, इट इज द सिक्स्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. ठीक है. क्रोमियम का दे रखा है किस तरीके से इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट से क्रोमियम रिलीज हुआ, फिर पानी के थ्रू आ गया इंडस्ट्रियल वेस्ट से, है ना. फिर अब अगेन क्रोमियम कंटेमिनेशन एंटर्स द एनवायरनमेंट थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, स्मेल्टिंग, मेटल प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी. दिस रिजल्ट इन द पॉल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम. तो क्रोमियम पॉल्यूशन कहाँ देखेगा अभी? सुकिंदा वैली. इंटरनेशनल टाइगर डे. ठीक है. इंटरनेशनल टाइगर डे इज अ ग्लोबल इवेंट. बस देख लो कब है इंटरनेशनल टाइगर डे. इज सेलिब्रेटेड ऑन द जुलाई 29. अगेन उसकी अवेयरनेस, कंजर्वेशन टाइगर, इसके लिए होगा इंटरनेशनल टाइगर डे. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स. तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ अमेंडमेंट आया है. द मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 टू अमेंड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. जो 2016 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल था इसमें कुछ अमेंडमेंट आया 2024 में. द अमेंडेड रूल मेक्स इट हार्डर फॉर मेकर ऑफ द डिस्पोजेबल प्लास्टिक वेयर टू label such product as biodegradable and introduce stipulation that makers of disposable plastic must not leave any microplastic behind. तो ये जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक बना रहे थे उनको कई बार वो बायोडिग्रेडेबल लिख देते थे उसके ऊपर ना, उसको थोड़ा डिफिकल्ट कर रहे हैं और वो इंश्योर करेंगे माइक्रोप्लास्टिक्स ना छोड़े वो. Highlights of the amended rule: it defines biodegradable plastic as not only capable of degradation by biological process in specific environments such as soil, landfill, but also as materials that do not leave any microplastics. तो ये नहीं है केवल जो डिग्रेड हो गया उसी को ही बायोडिग्रेडेबल कहेंगे. ऐसा जो प्लास्टिक ये, ठीक है, आपके प्लास्टिक जो डिग्रेड के होने के साथ साथ कोई माइक्रो प्लास्टिक भी नहीं छोड़ता है उसको बायोडिग्रेडेबल के अंदर डिफाइन किया है इन्होंने. तो और जो बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन उसको स्ट्रिक्ट बना दिया है. द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ द कैरी बैग्स एंड कमोडिटीज शैल बी परमिटेड टू बी मेड फ्रॉम द कंपोस्टेबल प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक. तो ये कैरी बैग्स और जो कमोडिटीज बनती है ये किससे बने? आपकी कंपोस्टेबल प्लास्टिक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से. This is subject to mandatory marking and labeling laid down under the rules and regulation of FSSAI for the food. और फूड में जो पैकिंग होगी प्लास्टिक होगा तो FSSAI के भी जो भी उसकी मार्किंग्स है और लेबलिंग है उसके अकॉर्डिंग होगी. वेयर डू माइक्रोप्लास्टिक बड़ा इशू है. तो कहाँ से आता है माइक्रोप्लास्टिक? ये देखो मैक्सिमम आ रहा है सिंथेटिक टेक्सटाइल से, फिर टायर से, फिर सिटी डस्ट. ये अलग अलग सोर्सेज है. रोड मार्किंग्स, रोड के ऊपर जो मार्किंग करते हैं, मरीन कोटिंग्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक पैलेट्स. मेजरली कहाँ से आ रहा है? सिंथेटिक टेक्सटाइल से. तो ये सोर्सेज पूछ लेगा कि विच ऑफ देम आर द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स. तो सिंथेटिक टेक्सटाइल है, सिटी डस्ट भी है, टायर्स भी हैं, ठीक है, रोड मार्किंग्स, मरीन कोटिंग्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक पैलेट्स. The rules require the manufacturer of compostable plastic or biodegradable plastic carry bags or commodities to obtain certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling. बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024. क्योंकि बैटरी का भी अब वेस्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं तो बैटरी वेस्ट भी काफी जनरेट हो रहा है, तो उसको मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स है. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज रिसेंटली मेड चेंजेस टू द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022. बैटरी कंटेन्स, अब क्या क्या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर, जैसे लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी, लिथियम,
विच कैन कंटेमिनेट सॉइल वाटर इफ नॉट डिस्पोज प्रॉपरली। ये आपको याद रखना है कि बैटरी के अंदर लेड होता है, ठीक है, कैडमियम, ठीक है, मरकुरी, लिथियम, और अगर ये प्रॉपर डिस्पोज नहीं होंगे तो वाटर और सॉइल को कंटेमिनेट करेंगे। द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट सेकंड अमेंडमेंट रूल्स आर अ सेट ऑफ रेगुलेशन दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री, आपको बताइए, टू प्रमोट एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्व रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम ये कर रहे थे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट जो हुए इसमें, तो 2022 के जो रूल्स थे उसमें अमेंडमेंट हुई है 2024 में, ये वाला बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। मैंने बताया था आपको, लिथियम है ना, मरकुरी, कैडमियम, लेड, ये पोल्यूटेंट्स होते हैं और जो पोल्यूशन का करेंगे सॉइल और वाटर के अंदर। ठीक है, हाईलाइट्स द बैटरी सेकंड अमेंडमेंट रूल्स आर सेट ऑफ रेगुलेशन दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू प्रमोट एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। द रूल्स विल केम इनटू फोर्स ऑन, या मतलब सॉरी, द रूल केम इनटू इफेक्ट आ चुके हैं ऑन जून 20 से, जून 2024। क्या क्या आएगा इसमें? इंक्लूड द फॉलोइंग रिसाइकल्ड मटेरियल्स, द रूल्स सेट टारगेट्स फॉर द मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल द बैटरी मैन्युफैक्चर मस्ट यूज इन द बैटरीज। अच्छी बात है, पहले ही बता दे भाई इतना परसेंटेज आपको बैटरीज के अंदर रिसाइकलेबल मटेरियल करना है यूज। Environment protection. The rules demonstrate India's commitment for the environment protection and sustainability. Eco-friendly practices. The rules promote eco-friendly practice across the battery industry and circular economy. Circular economy में क्या होता है? जो भी मान लो वेस्ट जनरेट हुआ उसको वापस कहीं ना किसी तरीके से हम दोबारा यूज करें, यानी कि रीयूज की बात करेंगे। The rules contribute more sustainable economy by promoting recycling and reusing the batteries. Gardi Sagdab Island in Panama. ठीक है, recently around 300 families were relocated off island of Gardi Sagdab in Panama, Guna Yala province due to concern over rising sea level. तो ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग सी लेवल, ठीक है, ये अपने एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ रिसेंटली गर्डी सुगडुब जो पनामा आइलैंड है, पनामा के अंदर, वहां से कुछ फैमिलीज को रिलोकेट किया है। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स 58 SIDCs हैं इन टोटल, अलग अलग जगह पे जा रखी है। अटलांटिक ओशियन में 4 है, कैरेबियन में 28 है, इंडियन ओशन में 4 है, अरेबियन सी में 1 हो गया, साउथ चाइना सी में 1 हो गया, और पैसिफिक आइलैंड में 20, तो पैसिफिक ओशियन में 20। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन जामतारा। ठीक है, तो जामतारा में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल in collaboration with the Eastern Coalfield Limited is conducting a pilot project to for underground coal gasification in the का जामतारा झारखंड। तो जामतारा कहाँ पे है? झारखंड। एक सीरीज भी आई थी जामतारा, फेमस है ना, मोबाइल या साइबर थेफ्ट के रिगार्डिंग। तो कहाँ पे? जामतारा झारखंड में। तो यहाँ पे किसकी बात कर रही है? अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन की। ठीक है, दिस इज इंडिया फर्स्ट UCG पायलट प्रोजेक्ट। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का पहला पायलट प्रोजेक्ट है। द प्रोजेक्ट एम्स टू रिवोल्यूशनाइज कोल इंडस्ट्री बाय प्रोड्यूसिंग गैसेज लाइक मीथेन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द कोल। तो कोल गैसिफिकेशन में ये होता है, कोल से क्या बनती है? गैस बनती है। तो कौन कौन सी गैस बनेगी? मीथेन और हाइड्रोजन, ये याद रखना, मीथेन और हाइड्रोजन गैस बनेगी फ्रॉम द कोल। इसको बोलते हैं हम कोल गैसिफिकेशन। और कैसे करेंगे हम? अंडरग्राउंड कर रहे हैं, तो ग्राउंड के नीचे। कहाँ पे कर रहे हैं? जामतारा झारखंड में, बस ये याद रखना है। These gases can be used to create synthetic natural gas, fuels, fertilizers and more। तो ये जो गैस आएगी इनको फिर यूज कर सकते हैं। अभी देखो ये प्रोसेस अंडरग्राउंड का, आपका एयर यहाँ से जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आपका मतलब पूरा जो कोल सीम्स है उनमें फिर कोल गैसिफिकेशन होगा, और यहाँ से फिर गैस बाहर आपकी आ जाएगी। ये पूरा प्रोसेस है, कैसे आपका होएगा? अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन टेक एडवांटेज ऑफ द सेम केमिकल रिएक्शन ऑफ कोल प्रोड्यूस products gases as those occurring in the conventional gasifier reactors. Main difference in that the underground coal gasification, the underground coal seam itself becomes the reactor, क्योंकि एक प्रेशर के अंदर होती है। so that the gasification of the coal take place underground instead in the manufactured gasification vessel at the, तो ये जो ऑलरेडी कोल सीम इतने प्रेशर के अंदर है, ये रिएक्टर का ही काम करेगी। The underground coal seam gas process injection wells are drilled into unmined coal seams, and either air or oxygen is injected into the seam along with the water। तो एयर और ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर यहाँ से एंटर होएगा
फिर यहाँ पे आपका जो कोल है वो गैस में कन्वर्ट होगा। द कोल फेस इज इग्नाइटेड, ठीक है, द कोल फेस इज इग्नाइटेड एंड द हाई टेम्परेचर फ्रॉम कंबशन एंड लिमिटेड ऑक्सीजन कॉज नियर बाय कोल टू पार्शली ऑक्सीडाइज इनटू। अब मान लो ऊपर से आपने ऑक्सीजन वाटर ये सब दिया और कोल को कंबशन कर दिया, तो पार्शियल कंबशन क्या रहा, आपकी हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनिमल अमाउंट्स ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेज आपकी रिलीज होगी। These products float to the surface through one or more production wells located ahead of the combustion zone. As the face is burned and the area is depleted, the operation is moved follow to the seam. तो धीरे धीरे एक एरिया बर्न होगा, फिर आगे आगे पूरे उस पर फैलता जाएगा। न्यू रामसर साइट्स फॉर बिहार, ठीक है, तो नई राम ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, नग्गी एंड नक्ती बर्ड सेंचुरी इन बिहार हैव रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये नए वेटलैंड्स है आपके, ठीक है। दिस ब्रिंग्स द टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया टू 82। अब कितने हो गए आपके 82। तो इन दो आपके ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, नग्गी एंड नक्ती बर्ड सेंचुरी इन बिहार हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल, नग्गी और नक्ती बर्ड सेंचुरी। यूनेस्को, ये और देख, द बर्ड सेंचुरी आर बिल्ट ऑन द ह्यूमन मेड वेटलैंड, तो ये नहीं नेचुरल, ह्यूमन मेड वेटलैंड है, प्राइमरीली डेवलप्ड फॉर द इरिगेशन थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नक्टी डैम। तो नक्टी डैम का जो रिजर्वायर है वहीं पे है। बोथ सेंचुरीज वर डेजिग्नेटेड एज बर्ड सेंचुरी 1984 ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस एज विंटरिंग बर्ड्स आते हैं यहाँ पे काफी माइग्रेटरी बर्ड्स। यूनेस्को स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024, द यूनेस्को स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट ऑफर इनसाइट्स ऑन द ऑन ओशन रिलेटेड scientific activity analyze describing the currents and the future state of the ocean। तो यूनेस्को स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट क्या बताएगी आपको, ओशन के बारे में, कैसे ओशन करंट की मूवमेंट है, फ्यूचर स्टेट क्या होगी ओशन की, ठीक है। स्ट्रक्चर अराउंड द 7 UN डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आउटकम्स, द रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द UN ओशन डिकेड ऑब्जेक्टिव्स एंड इन द लॉन्गर टर्म अबाउट द ओशन वेलबिंग। तो ओशन के बारे में, ओशन करंट्स की मूवमेंट के बारे में, फ्यूचर स्टेट ऑफ ओशन, इसके लिए क्या आपकी यूनेस्को की है स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024। अब इसकी हाइलाइट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द अपर 2000 मीटर ऑफ द ओशन हैव एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट वार्मिंग। ऑब्वियस सी बात है, सन है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन होगी इसका, तो ऊपर की जो 2000 मीटर की जो लेयर है इट इज फेसिंग एक्सट्रीम वार्मिंग, सिग्निफिकेंट वार्मिंग with the rate of increasing from, ये ठीक है ना, oceans are absorbing about 90% of the earth's excess energy causing increasing deoxygenation। ये बात याद रखो, जब भी यहाँ पे आपकी वार्मिंग बढ़ती है एंड ठीक है, या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ओशियन, तो यहाँ पे क्या होता है आपका ओशियन एसिडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो डी ऑक्सीजन होएगा, ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है यहाँ पे, और ओशियन क्या होता है एसिडिफाई। इसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, तो आपका इट विल थ्रेटन द मरीन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इकोनॉमीज डिपेंडिंग ऑन देम। ओशन एसिडिफिकेशन इज ऑन द राइज ग्लोबली, पर्टिकुलरली इन द ओपन ओशन विद द पीएच डिक्लाइंस, कम होता जा रहा है, क्योंकि पीएच कम होगा तो उसका मतलब ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। सी लेवल हैव राइजन consistently since 1993 necessitating improving monitoring system at all scale। ठीक है, जब भी ऐसा है आपका ना, तो आप बेटर फोरकास्टिंग की बात कर सकते हो, बेटर फोरकास्टिंग होना चाहिए कोई भी, है ना, कोई आपके इवेंट ऐसे आती है मान लो ओशन से रिलेटेड या फिर मॉनसून से रिलेटेड, या आप बात करोगे इसकी इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये तरीके होते हैं। अगर या आपको सॉल्यूशन देना हो तो बेटर फोरकास्टिंग, एक्यूरेट आपकी फोरकास्टिंग हो, ठीक है, प्रिसाइज मेजर्स हो, इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग हो, ये ऐसे कीवर्ड आपको यूज करना है सॉल्यूशन के अंदर। मिशन प्री फायर, तो नासा हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ पेयर ऑफ मिनिएचर सैटेलाइट्स कॉल्ड क्यूबसैट्स टू मेजर द हीट लॉस फ्रॉम द अर्थ पोल्स। ठीक है, तो अर्थ के जो पोल्स हैं उनसे जो हीट लॉस को मेजर करने के लिए क्या है, मिशन प्री फायर। किसने लॉन्च किया, नासा ने, ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू करेंगे। प्री फायर पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, पोलर रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। तो बस ये याद रखना, प्री फायर एक्सीलेंट है, पोल्स पे कैसे जो हीट रेडिएट हो रही है उसको मेजर करने के लिए। प्री फायर किसका है, नासा का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, ठीक है, एसडीजी 17 के 17 एसडीजी मैंने याद करवा रखे हैं आपको, पहला क्या है दूसरा क्या है, पूरे पूरे रट्टा मार सीरीज है मेरी, उसके अंदर यूपीएससी खड़ा ऐप पे मिल जाएगी, और यूट्यूब के ऊपर भी आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की वीडियो है वो डाल रखी है मैंने, रट्टा मार सीरीज की प्लेलिस्ट है उसके अंदर। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स 2024 हैज बीन रिलीज्ड बाय, अगेन पहले मैंने बताया था,
कौन करेगा? सॉल्यूशन, याद रखना है आपको। यूएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, ये वर्ड याद रखना क्योंकि ये चेंज हो सकता है जब ऑप्शन देगा तो। नेटवर्क, तो यूएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल, नीचे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज करता है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले भी करा चुका हूँ, है ना। इसमें आप देख सकते हो ओनली 16% ऑफ एसडीजी टारगेट्स ग्लोबली आर करंटली ऑन ट्रैक टू बी अचीव्ड बाय 2030। ठीक है, ये कर चुके हैं ऑलरेडी। एयर ऑफ एंथ्रोपोसीन इनिशिएटिव, द एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट इज एन इंटरनेशनल एफर्ट दैट कंबाइंस आर्ट एंड साइंस टू शो एयर पॉल्यूशन इन अ विजुअल वे थ्रू लाइट पेंटिंग। ठीक है, आर्टिस्ट अलग अलग अपना पेंटिंग यूज करेंगे ताकि एयर पॉल्यूशन को दिखा सके। एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ा कंसर्न है, जो एयर की क्वालिटी हो जा रही है। एंथ्रोपोसिन मतलब कि जो अभी हमारा रिसेंट जो इपोक चल रहा है उसका नाम हमने क्या दिया है, जो हमारा रिसेंट एरा चल रहा है, इपोक चल रहा है, उसका नाम हमने क्या दिया है? एंथ्रोपोसिन। ठीक है, the painting with the light team shows the low cost air pollution sensor to measure PM mass concentration. They use the sensor real time data to control moving LED array which flash more rapidly as PM। ये दिखा रखा है कैसे पोल्यूटेंट्स है। ठीक है ना, ह्यूमन एयर का साइज इतना है तो आपका देखो पीएम जो कंबशन पार्ट PM 2.5 और भी कितना छोटा होता है, इतना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। PM 10 कितना होगा? ये PM 10 है ब्लू वाला, ये PM 2.5 है। इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो आपके पार्टिकुलेट मैटर्स, इसमें एयर पॉल्यूटेड एयर में होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक सॉलिड और लिक्विड ड्रॉपलेट दोनों होते हैं, सो स्मॉल दैट दे कैन बी इनहेल्ड एंड कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। सम पार्टिकल आर लेस देन 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, कैन गेट अप deep into the lungs and some may even get into your bloodstream. Based on the particle size, particulate matter is divided into 4 groups. PM 10 known as coarse particle, फिर आते हैं which is less than 10 micrometer in size, then PM 2.5, ठीक है, नोन एज द फाइन पार्टिकुलेट मैटर, जिनकी आपकी जो डायमीटर होता है 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। फिर एक PM 0.1 और छोटे हो गए, दे आर अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर और विच इज लेस देन 0.01 माइक्रोमीटर इन साइज। फर्दर मोर PM 0.3 पार्टिकल विद अ डायमीटर ऑफ लेस देन 0.3 माइक्रोमीटर आर नोन एज क्वासी अल्ट्रा फाइन पार्टिकल। ये चार कैटेगरी होगी आपकी, PM 10, 2.5, 0.3 और 0.1। केनिया टू किल 1 मिलियन इंडियन क्रोज, तो केनिया अभी आप पूछ लेगा कौन सी कंट्री ऐसे जिसने 1 मिलियन इंडियन क्रो उसको किल करने की प्रपोज किया है, दैट इज केनिया। वहां पे एनवायरमेंटल मिनेंस कर रहे होंगे इसलिए। ठीक है, द केनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन द बर्ड स्पीशीज ऑफ इंडियन ओरिजिन, अनाउंसिंग एन एक्शन प्लान टू एलिमिनेट 1 मिलियन ऑफ देम बाय द एंड ऑफ 2024। ठीक है, क्लैरिफाइंग दैट द बर्ड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रायोरिटी इकोसिस्टम, द केनियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंसिस्ट दैट इंडियन हाउस क्रो आर इन्वेसिव एलियन बर्ड्स that have been nuisance to the public for decades, significantly affecting the local bird population। तो ये कह रहे हैं कि केनिया के अंदर इन्वेसिव पॉपुलेशन आई है इसकी, आपकी इंडियन क्रोस की, तो वहां की जो लोकल बर्ड पॉपुलेशन है और जो लोकल लोग हैं उनको इफेक्ट कर रही है, इसलिए दे हैव प्लान टू किल 1 मिलियन क्रोज इन द दिस ईयर 2024। केनिया। ब्लू प्लैनेट अवार्ड 2024, द ब्लू प्लैनेट अवार्ड फॉर द ईयर 2024 हैज बीन अवार्डेड टू द, किसको मिला है? IPBES, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑन द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। IPBES was awarded as the leading global authority on the state of knowledge and science about biodiversity, ecosystem services and nature's contribution to the people। इसमें आपका जो बायोडाइवर्सिटी मेन ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द IPBES। ठीक है, द अदर अवार्ड इज रॉबर्ट कोस्टांजा फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोस्पेरिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। तो ब्लू प्लेनेट अवार्ड में दो याद रखने हैं आपको, IBPES, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, और दूसरा किसको मिला है आपको? रॉबर्ट कोस्टांजा को। ब्लू प्लेनेट अवार्ड के बारे में अगर देखिए, इट्स एनुअल अवार्ड गिवन टू एन इंडिविजुअल को दे सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन को दैट हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंप्रूव द ग्लोबल एनवायरनमेंट। द अस्सी ग्लास फाउंडेशन एस्टेब्लिश द अवार्ड इन 1990। तो कौन सी ब्लू प्लेनेट अवार्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है आपको? अस्सी ग्लास फाउंडेशन। ठीक है, 1992 में अर्थ समिट हुई थी उस टाइम पे आया था। द अवार्डी इंक्लूड्स US$, आपको कितना मिलता है? $5 लाख प्राइज मिलता है, US$, 5 लाख। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपको पता होना चाहिए फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट
एनर्जी ट्रांजिशन मतलब कैसे हम आपका फॉसिल फ्यूल से हम जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। is based on the किस पे based है? Energy Transition Index that evaluates 120 countries in the energy system performance and readiness for secure, sustainable and inclusive energy system. Clean energy infrastructure investment total around 1.8 trillion in 2023 with a notable 90% of the growth in 2021 observed in the advanced economies and China. तो advanced economies में ज्यादा ये कर रहे हैं क्लीन एनर्जी को प्रमोट, इन्वेस्टमेंट वहीं पे ज्यादा हो रही है। ठीक है। लीडिंग परफॉर्मर्स कौन कौन है आपके ट्रांजिशन एनर्जी ट्रांजिशन? एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब समझो, फोसिल फ्यूल से हमें कहा जाना है आपका रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर, या फिर जो नॉन फोसिल फ्यूल है उनकी तरफ, जैसे कि आपका सोलर, विंड, जियोथर्मल, इन एनर्जी, इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसमें कौन सबसे ऊपर आ रहा है? स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये कंट्रीज है। ठीक है। 8 कंट्रीज अचीव नेट जीरो एमिशन इन 2022। ये कंट्रीज है जिन्होंने नेट जीरो एमिशन अपना अचीव किया है। Generative AI could potentially aid energy companies in saving over $500 billion annually. एनर्जी ट्रांजिशन क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इज शिफ्ट फ्रॉम, जो मैं आपको बता रहा था, फॉसिल फ्यूल्स टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास। द गोल इज टू क्रिएट क्लीनर सस्टेनेबल एनर्जी ऑप्शन दैट रिड्यूस कार्बन एमिशन। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लीनर एनर्जी करनी है, क्लीनर, सॉरी, क्लीनर सस्टेनेबल एनर्जी, और इसके बाद ये भी दो तीन अच्छे वर्ड थे आपके, सिक्योर, सिक्योर एनर्जी, की आपका एनर्जी रिसोर्स सिक्योर हो, सिक्योर। और दूसरा क्या था आपका? इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एनर्जी हो कि लास्ट माइल तक जाए, जो गरीब है उसको भी एनर्जी मिल रही है। ठीक है ना? ये नहीं केवल जो अफोर्ड कर पा रहे हैं उन्हीं को मिल पा रही है, इट शुड बी इंक्लूसिव टू द पुअर पीपल ऑल्सो। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 कंट्री का स्कोर दे रखे अलग अलग। ठीक है। किन किन कंट्री ने कैसे परफॉर्म किया है वो मैंने ऊपर आपको बता भी दिया है। ठीक है। कोरल ब्लीचिंग इन इंडिया, द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग फोर्थ ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट। तो अभी फोर्थ वर्ल्ड कोरल ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट चल रहा है। ऑन द रिकॉर्ड द मोस्ट सीवियर वा फार अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन सैटेलाइट्स एंड फॉर। ठीक है। तो NOAA है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अकॉर्डिंग कौन सा चल रहा है? अभी फोर्थ ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट चल रही है। एटलीस्ट 67 कंट्रीज एंड टेरिटरीज across the Atlantic, Pacific and Indian Ocean have reported coral bleaching due to severe heat stress. मेन रीजन क्या है? हीट स्ट्रेस। अगेन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसके कारण हीट स्ट्रेस मेन रीजन है। ठीक है। तो मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट आप देख, द एक्स्ट मोर मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट अक्रॉस द वर्ल्ड वर रिकॉर्डेड इन, तो पहला 1998, 2010 और एंड 2014 से 17। GC, ये ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग जो इवेंट थर्ड एक्सपीरियंस जो था, और अब फोर्थ अभी चल रही है। तो ये भी आपको याद रखना, 1998 में मास कोरल ब्लीचिंग देखी उस टाइम पे, फिर 2010, फिर 2014 से 17 और अब रिसेंट। ठीक है। लक्षद्वीप इन इंडिया फोर्थ अभी चल रही है 2024 वाली आपकी। लक्षद्वीप इन इंडिया सफर्ड द मोस्ट इन टर्म्स ऑफ कोरल ब्लीचिंग। द एक्सटेंट ऑफ कोरल ब्लीचिंग लक्षद्वीप वाटर इज सीवियर एज पर द डिपार्टमेंट लास्ट सर्वे कंडक्टेड इन द कारावती अटोल। द एक्सटेंट ऑफ ब्लीचिंग इज 84.6% विद द मास ब्लीचिंग ऑब्जर्व। ठीक है। ये कोरल ब्लीचिंग हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। हीट वेव्स कहाँ पे? अब काफी टॉपिक रहा हीट वेव न्यूज में, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में काफी हीट वेव्स आई है। As compared to previous, there was increase in the maximum temperature and the frequency of heat waves over eastern and southern India भी। ठीक है। तो क्या हीट वेव होती है? A severe heat wave is likely over the East India during the next 5 बता रखे उस टाइम के लिए, है ना? A heat wave क्या, अभी देख लो, is the abnormally high temperature that occurs during the summer region season in India. Heat waves की अलग अलग डेफिनेशन है। As per IMD defines heat wave based on the following criteria. प्लेन्स में द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट द स्टेशन अगर 40 डिग्रीज हो गया तो हीट वेव होगी प्लेन्स में। कोस्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 37 डिग्री हो गया तो। हिल्स में मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट स्टेशन इज 30 डिग्री। तो हिल्स में 30 है, कोस्ट में 37 और प्लेन्स में 40। ये आपको याद रखना है किस तरीके से आईएमडी डिफाइन करता है हीट वेव्स को, फिजियोग्राफी ऑफ रीजन के ऊपर। ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर से अगर डिपार्चर देखें तो हीट वेव डिपार्चर ऑफ नॉर्मल, अगर साढ़े एक नॉर्मल टेम्परेचर जो है मान लो 35 है वहां का, तो 4.5 से अगर 6.4 डिग्री डिपार्चर है इसमें, तो इट इज आपका हीट वेव। सीवियर हीट वेव में क्या होगा? 4.5 डिग्री से ज्यादा अगर आपका
टेम्परेचर डिपार्चर है, यानी कि इसका अगर मान लो 35 की से अब अगर मान लो 45 हो गया इसका, तो 10 डिग्री बढ़ गया ज्यादा, या 44 भी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सीवियर हीट वेव। Based on actual maximum temperature heat waves when actual maximum temperature is more than or equal to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, सीवियर हीट वेव कहेंगे जब 47 से ज्यादा हो जाएगा, तो सीवियर हीट वेव। हीट वेव इज डिक्लेयर्ड इफ अबाउ क्राइटेरिया आर मेट इन एटलीस्ट 2 स्टेशंस इन अ मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन फॉर एटलीस्ट 2 consecutive डे। तो एक पर्टिकुलर एरिया में 2 मेट्रोलॉजिकल सब स्टेशन पे मीट करे क्राइटेरिया, और 2 consecutive डे के लिए होगा, तो फिर हीट वेव डिक्लेयर करेंगे। नॉर्वेस्टर टेस्ट बेड इन उड़ीसा, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टडी थंडरस्टॉर्म। तो ये नॉर्वेस्टर थंडरस्टॉर्म्स आते हैं उड़ीसा में फ्रॉम द फॉर्मेशन स्टेज ग्रोथ एंड प्रोपोगेशन ओवर द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आते हैं नॉर्वेस्टर्स आपके, इन द स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। इंडिया इज वर्किंग टू डेवलप फर्स्ट टेस्ट बेड टू स्टडी नॉर। तो ये टेस्ट बेड किस लिए बन रहा है, टू स्टडी द नॉर्वेस्टर्स, ठीक है। द सेंटर विल बी एट, ये तारक का बिल्कुल कहाँ पे होगा इसका नॉर्वेस्टर टेस्ट बेड का सेंटर, चंद बाली इन द भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। नॉर्वेस्टर आर सीवियर थंडरस्टॉर्म्स होते हैं दैट अकर इन द प्री मानसून, को प्री मानसून थंडरस्टॉर्म्स बोलते हैं, सीजन मार्च से मई में आएंगे, तो याद रखना मानसून नहीं, मानसून से पहले। तो नॉर्वेस्टर आर सीवियर थंडरस्टॉर्म्स अकर ड्यूरिंग द प्री मानसून सीजन इन द बांग्लादेश and in the Indian states of Bihar, Jharkhand, Odisha, Tripura, Assam, and West Bengal. They are actually also known as Kal Baishakhi in Indian and the Borodilas, Bordosilas in Assam. The warm, कैसे होते warm, गर्म, moist, south, southerly, low level flow from the Bay of Bengal and the cool, dry westerly or the northwest upper level flow existing over the region give rise to the favorable synoptic setting for the formation of northwester. ये रीजन है इसका फॉर्मेशन का। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 हैज रिसेंटली बीन रिलीज। करता कौन है, रिलीज बाय यूएन ऑफिस ऑन द ड्रग्स एंड क्राइम। ये याद रखना कौन करता है, वर्ल्ड के लेवल पे वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट रिलीज हो गया यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन द ड्रग्स एंड क्राइम। इट इज द थर्ड एडिशन ऑफ द रिपोर्ट। It provides comprehensive analysis of the illegal trade of from 2015 to 2021. So rhino and the cedar plant were the most affected by the global illegal wildlife trade during 2015 to 2021. तो आपसे ये कोई पूछे कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट मोस्ट जो अफेक्टेड आपकी स्पीशीज है, दे आर राइनोसोरस एंड सिडार प्लांट दैट आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द ग्लोबल इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, बाकी the rhino horn form the largest portion of the illegal animal trade at 29%, followed by pangolin scales 28%, elephant at 15%, ivory at 15%. Cedars and other sapphindales like mahogany, hollywood, guaiaca made up the biggest market for major illegal traded plants. ये कितना करता है 47%, followed by rosewood 35%, agarwood आपका एंड अदर मार्टल्स एट 13%। तो ये प्लांट्स और एनिमल दोनों का बता रखा है किसमें मैक्सिमम इलीगल ट्रेड होता है, तो एनिमल्स में राइनो, प्लांट्स में सिडार प्लांट्स। 50th एनिवर्सरी है 2023 में थी आपकी इसकी। 2023 मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट आपको पता ही है, ट्री कंजर्वेशन की, उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट। चिपको मूवमेंट कब हुआ था, 1973, ठीक है। पीसफुल प्रोटेस्ट था, एम एट प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग ट्रीज। कहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, ठीक है। फ्लडिंग इन रिवर्स इन पेनिसुला, अ रिसेंट स्टडी डेल्विंग इनटू द हैवी रेनफॉल, बेस फ्लो, ठीक है, एंड द रिवर फ्लड्स इन द पेनिसुला इंडिया शेड्स लाइट ऑन द फैक्टर ड्राइविंग फ्लडिंग। हम देख रहे हैं काफी पेनिसुलर रीजन में भी आपकी काफी फ्लडिंग हो रही है इंडिया में, ठीक है। द स्टडी वाज कंडक्टेड इन द 6 मेजर रिवर बेसिन, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। बेस फ्लो देखो क्या है, बेस फ्लो ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूटिंग टू द सरफेस वाटर, ठीक है, गेनिंग द स्ट्रीम। बेस फ्लो आल्सो नोन एज द फेयर वेदर फ्लो इज द पोर्शन ऑफ द स्ट्रीम फ्लो दैट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर में पानी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी होगा तो ये क्या करेगा, रिवर को भी सप्लाई करेगा, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी पानी हो जाएगा, फिर बारिश एकदम से आएगी तो इतना सस्टेन नहीं कर पाती है, तो इससे फ्लडिंग होगी। एंड सस्टेन स्ट्रीम्स बिटवीन प्रेसिपिटेशन इवेंट्स ड्यूरिंग द फ्लड इवेंट व्हेन द रेनफॉल इंक्रीजेस रिवर फ्लो, the presence of high base flow level can amplify the flood magnitude. This is because the higher base flow indicates better condition, making the catchment more prone to the rapid runoff during the rainfall. दूसरा, यहाँ पे अगर हायर बेस फ्लो है, यानी कि यहाँ पे पानी ज्यादा है, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा,
जो पानी बारिश से आया वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो सीधा रिवर में आएगा और रिवर की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा। और इसका मतलब फ्लड का मतलब ही ये होता है, फ्लड क्या होती है, जब भी रिवर या कोई आपकी कैनाल है या कोई भी ऐसी वाटर बॉडी उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसके अंदर पानी आता है तो फिर पानी बाहर आउटफ्लो करता है, इट इज नोन एज फ्लड्स। The 1 million youth action challenge. The 1 million youth action challenge is promoted by the United Nations Climate Change Learning Partnership. ठीक है। 1 million youth action challenge aims to encourage youth between age 10 to 30 years old to take concrete action to more sustainable future. ठीक है, तो 1 मिलियन यूथ को टारगेट करेंगे ताकि वो उनको बताया जा सके, समझाया जा सके, उन तक रीच बढ़ाई जाए, कैसे सस्टेनेबल आपको फ्यूचर के लिए काम करना है। ठीक है, कितने 1 मिलियन यूथ यानी कि 10 लाख यूथ विल बी टारगेटेड। ठीक है, और एसडीजी कौन सा आ गया आपका? 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज वर्क्स टू प्रमोट फोर सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट, एसडीजी 6। तो मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन से प्रमोट करें? एसडीजी क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सॉरी। एसडीजी 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, एसडीजी 13 ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड एसडीजी 15 ऑन लाइफ ऑन लैंड एंड, सॉरी हाँ, लाइफ ऑन लैंड बायोडाइवर्सिटी। स्टेटस ऑफ द रिपोर्ट इन इंडिया 20, स्टेटस ऑफ द लेपर्ड्स, अब लेपर्ड का देखेंगे। रिसेंटली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अनवेल्ड द फिफ्थ साइकिल ऑफ द लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन इन इंडिया। तो 2022 की ये रिपोर्ट है आपकी, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022। किसके साथ किया इन्होंने? मिनिस्ट्री ने, प्लस में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। The India's leopard population is estimated to be around 13,874, showing the stability compared to previous count. ये याद रखना, leopard कितने? 13,874। नंबर बढ़ाइए पहले से, rose by 8%. However, this occurs only in the 70% of the leopard habitat, with the Himalayas and the semi-arid region not included in the survey. ये दोनों include नहीं किए। In the central India, leopard population remains stable, ठीक है, और show slight growth. Whereas in the Shivalik Hills, Gangetic Plains, there is a slight decline in the population. तो शिवालिक हिल्स में और गैंजेटिक प्लेन्स में थोड़ी पॉपुलेशन कम हुई लेपर्ड की। हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स, ये देख लो, हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड कहाँ पे आपके रिपोर्ट हुए हैं? दे आर रिपोर्टेड इन मध्य प्रदेश, 3,907। टोटल याद रखो 13,874, और हाईएस्ट है एमपी में 3,907। फिर सेकंड हाईएस्ट महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, द गवर्नमेंट हैज इशूड ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू द डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को गाइडलाइंस दी फॉर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इट इज अ गवर्नमेंट स्कीम है, कब लॉन्च हुई? 15 फरवरी 2024, एंड एम्स टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द हाउस होल्ड्स इन इंडिया। अब इसमें होगा, अंडर द स्कीम द हाउस होल्ड विल प्रोवाइड बाय द सब्सिडी टू इंस्टॉल सोलर पैनल फॉर, तो सबसे पहले अपने घर के ऊपर आप सोलर पैनल लगा सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट आपको क्या देगी? पहला तो देगी सब्सिडी, सब्सिडी, ठीक है, ताकि आप इजीली सोलर पैनल अपने घर पे लगा सको। द सब्सिडी विल कवर 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सोलर पैनल्स। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 1 करोड़ हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री। इट इज एस्टिमेटेड द स्कीम विल सेव गवर्नमेंट टू बी 75,000 करोड़ पर ईयर इन द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अब गवर्नमेंट ने आपको सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे दी, आपने सोलर पैनल लगा लिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जनरेशन जो गवर्नमेंट जनरेट कर रही थी वो कम करनी पड़ेगी, है ना, या जो एग्जिस्टिंग डिमांड उससे मीट हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट आपको क्या करवा रही है? सोलर आपको पैनल लगवा रही है। और अगेन रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट होगी, है ना, हमारा नेट जीरो का टारगेट अचीव होगा। द स्कीम हैज एन आउटले ऑफ 75,000, अराउंड 75,000 याद रख लेना, करोड़ रुपीज। एग्जैक्टली जो 75,021 रुपीज है ना, 75,021 करोड़ रुपीज है टिल द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आउटले इसका ये होगा 75,021 करोड़ रुपीज। रूफ टॉप सोलर पैनल टू बी इंस्टॉल्ड 1 करोड़ हाउस, ये याद रखना कितने? 1 करोड़ हाउस होल्ड दे विल गेट बेनिफिट टू गेट 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। 1 करोड़ हाउस होल्ड टू गेट 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। ये देखो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी है? ₹30,000 फॉर द 1 किलोवाट सिस्टम, इतने अलग अलग 2 किलोवाट पे 60,000 और 78 आप 1000 मिलेगा आपको 3 किलोवाट सिस्टम और हायर पे, इतनी बेनिफिट। बेनिफिट्स कोलेटरल फ्री लो इंटरेस्ट लोन्स एट अराउंड 7% ऑफ द हाउस होल्ड, अगर फिर भी लोन भी मिलेगा इस पे। एडिशनल इनकम ऑफ हाउस होल्ड थ्रू द सेल ऑफ सरप्लस टू द डिस्काउंट, ये इंपॉर्टेंट बात है
पहली बात तो ये आप एनर्जी जनरेट कर लोगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ द 720 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एमिशन ओवर द 25 ईयर्स, 17 लाख जॉब क्रिएशंस विल बी देयर, ये इसके बेनिफिट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, हाउस होल्ड मस्ट ओन अ हाउस विद अ रूफ दैट इज सुटेबल फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स। ये इंपॉर्टेंट है। एक वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, तभी मिलेगी आपको इसके बेनिफिट्स के अंदर। एंड द हाउस होल्ड मस्ट नॉट अवेल एनी अदर सब्सिडी फॉर द सोलर पैनल। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 was conferred by the president, hosted by the Ministry of Housing and Urban Affairs. इंदौर एंड द सूरत वर jointly awarded the cleanest city title। ये देखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड कौन करता है? ठीक है, कन्फर्म प्रेसिडेंट करता है, होस्टेड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। किसको मिला? इंदौर, लगातार इंदौर को मिल रहा था, इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत को भी। इंदौर एंड सूरत वर ज्वाइंटली अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट सिटी टाइटल। महाराष्ट्र सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन अमंग द स्टेट्स इन द एनुअल क्लीननेस रैंकिंग। और स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र है फॉर द अर्बन एरिया, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 इंदौर एंड सूरत हो गए। बॉटम 3, सबसे बॉटम पे कोलकाता, फिर आसनसोल, ये दोनों वेस्ट बंगाल के, फिर हावड़ा, तीनों वेस्ट बंगाल की है, ठीक है। बॉटम 3 जो अर्बन लोकल बॉडीज है स्टेट की, ठीक है, वो कौन सी? कोलकाता में तीनों, बैंक वेस्ट बंगाल में तीनों, कोलकाता, आसनसोल और हावड़े। टॉप स्टेट्स, सबसे ऊपर महाराष्ट्र थी, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। सिटीज में बात करें तो पहले नंबर पे दो है, इंदौर और सूरत, ठीक है, बाकी और दे रखी है आपको। मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट कौन सी सबसे इंप्रूव किया? पणजी, गोवा के अंदर। पृथ्वी विज्ञान स्कीम, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम पृथ्वी विज्ञान बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो पृथ्वी विज्ञान किसकी स्कीम है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये देखना है। द इनिशिएटिव स्पैन्स ओवर 5 सब स्कीम्स, 5 सब स्कीम आती है, एमिंग टू एनहेंस अर्थ सिस्टम साइंसेज एंड प्रोवाइड क्रूशियल सर्विसेज फॉर सोसाइटल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक डेवलपिंग। ये देखो आपके, क्योंकि 5 स्कीम्स है, पृथ्वी विज्ञान आ गया तो 5 कंपोनेंट सिलेक्ट हो गए, एटमोस्फेयर, अग्नि, ये सब है ना, ओशियन, पानी वाला, इस तरीके से। एटमोस्फेरिक क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विस अक्रॉस हो गया, इन पांचों को मिला के बना दिया इन्होंने पृथ्वी विज्ञान। कैबिनेट अप्रूव्स ओवर आर्किंग स्कीम पृथ्वी विज्ञान ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की स्कीम है, क्या नाम है? पृथ्वी विज्ञान। इसमें कौन कौन सी 5 स्कीम आएंगी आपकी? अक्रॉस, ओ स्मार्ट, ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, पेसर, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस, सेज, एंड रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग आउटरीच रीच आउट। ये 5 इनके बारे में बता रखा है, ठीक है, देख सकते हो आप। PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जो टेलीग्राम चैनल हमारा, UPSC अखाड़ा, HCS अखाड़ा, राजस्थान अखाड़ा, यूपी PCS अखाड़ा, जितने भी हमारे अखाड़ा के चैनल है स्टेट PCS के और UPSC के, उन पे प्रोवाइड करा देंगे आपको PDF। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स, इट प्रेजेंट्स द फाइंडिंग ऑफ द ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे which capture insights nearly 1500 global experts. The report analyzes the global risk through the 3 time frames to support decision makers in the balancing current crisis with the longer term priorities. तो क्या है, व्हाट आर द ग्लोबल रिस्क आने वाले टाइम पे? ग्लोबल रिस्क डिफाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट और कंडीशन which if it occurs would negatively impact a significant portion of the global gross domestic product, पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्स। तो ऐसे इवेंट्स जो आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन को, हमारी GDP को, वर्ल्ड लेवल पे और नेचुरल रिसोर्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं ग्लोबल रिस्क। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज एन एनुअल स्टडी, कौन करता है? बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अहेड ऑफ द फोरम्स एंड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये स्टडी करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकालता है। तो क्या है देखते हैं। वेरियस ग्लोबल इवेंट्स इन 2023 इंक्लूडिंग द लीथल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड सोसाइटल डिसकंटेंट हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ प्रीडोमिनेटली नेगेटिव आउटलुक। इसके कारण, क्योंकि काफी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप यूक्रेन का देख लो, ईरान में देख लो इसराइल के साथ, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रही हैं और सोसाइटल डिसकंटेंट हो रहा है, लोगों में भी डिसकंटेंट है सोसाइटल में आपस में, ठीक है। ये काफी आपके दे हैव कंट्रीब्यूटेड प्रीडोमिनेटली टू द नेगेटिव आउटलुक। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन आर लिस्टेड एज द
मोस्ट सीवियर रिस्क। तो आने वाले टाइम में इंफॉर्मेशन की इतनी ज्यादा हो रही है, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी हो रही है और डिस इन्फॉर्मेशन भी हो रही है। दीज आर द मोस्ट सीवियर रिस्क इन द नेक्स्ट 2 years, highlighting how rapid advance in technology also creating the new problem और मेकिंग एग्जिस्टिंग वन वर्स। अब देखो, जहां भी आपका सोशल मीडिया का रोल आ जाए, ठीक है, तो उसमें आप बता सकते हो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, उसने भी आने वाले टाइम में सबसे जो इंपॉर्टेंट रिस्क बताया ग्लोबल में, वो बताया मिस इन्फॉर्मेशन से और डिस इन्फॉर्मेशन से। तो इंफॉर्मेशन एज के जो नेगेटिव है, उसमें भी आप ये चीज लिख सकते हो। स्ट्रक्चरल फोर्सेस शेपिंग ग्लोबल रिस्क, देयर आर 4 स्ट्रक्चरल फोर्सेस शेपिंग ग्लोबल रिस्क ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो आने वाले टाइम में 4 मेजर जो स्ट्रक्चरल फोर्सेस जो शेप करेंगी कौन कौन सी रिस्क हो सकती है, वो है सबसे पहला क्लाइमेट चेंज, दूसरा डेमोग्राफिक बाइफर्केशन, तीसरा टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन, फोर्थ है जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स। तो ये देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ। आगे, these forces represent longer term shift in the global landscape and their interconnection will contribute to the uncertainty and volatility. The top global risk in 2024, the World Economic Forum surveyed, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज सिलेक्ट ऑफ द 5 रिस्क दैट यू बिलीव द, ठीक है। तो मेजर तो अगेन एक्सट्रीम वेदर है, ठीक है, फिर एआई जनरेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन की बात की थी, फिर आपका सोसाइटल एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक डाउनटर्न। ये वैसे भी आप याद रख लो कि आने वाले टाइम में किसी मेंस में क्वेश्चन में लिखना पड़े आपको, ठीक है ना, तो आप बता दोगे किस तरीके के रिस्क हमारे आने वाले टाइम में ग्लोबल रिस्क। सबसे पहले एक्सट्रीम वेदर की रिस्क है, फिर एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, फिर सोसाइटल एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक डाउनटर्न, डिसरप्टेड सप्लाई चेन फॉर द क्रिटिकल गुड्स, इसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी आते हैं, रिसोर्सेज, एस्केलेशन और आउटब्रेक ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन, ईरान ईरान इसराइल, अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपके मेजर रिस्क है। एक्सट्रीम वेदर एनवायरमेंट रिस्क सबसे फोरफ्रंट पे है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो रिस्क है एनवायरमेंट फ्रंट पे है, वो है एक्सट्रीम वेदर। फिर एआई जनरेटेड, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। अभी ये 2024 में ये आने वाले टाइम पे कह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ जाएगी, जो कह रहे हैं ना, इन द नेक्स्ट 2 years मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन आर लिस्टेड द मोस्ट सीवियर रिस्क ओवर द नेक्स्ट 2 years। तो ये बढ़ जाएगी धीरे धीरे। फिर इकोनॉमिक स्ट्रेन्स एंड इनइक्वालिटी, सिक्योरिटी रिस्क है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के कारण, एंड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स एंड गवर्नेंस चैलेंज, as a deeper divide between global powers, especially between global north and global south, may lead to the challenge in the international governance. Kumki elephants, Odisha government has developed deployed Kumki elephants to reduce human-animal conflict. There have been 994 human fatalities and 660 injuries due to elephant attacks in the Odisha. Kumki elephants, they are trained for a period of 7 to 8 years in skills to tame marauding wild elephants and bringing them back to the elephant camp। ठीक है, तो मान लो कोई ऐसा एलिफेंट है, है, जो ह्यूमन हैबिटेशन में आ गया और वहां पे उद्गण कर रहा है ना, तो फिर यहाँ पे जो ये कुम्की होंगे, जो ट्रेन्ड एलिफेंट्स होंगे, ये इसको वापस पुश करके या करके उसको लेके जाएंगे कहाँ पे, वाइल्ड लाइफ के अंदर, ठीक है, ताकि जो ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट है, ह्यूमन का एलिफेंट से कंफ्लिक्ट है, वो आपका कम हो सके। तो खुमकी एलिफेंट्स ये कहाँ पे ट्रेंड हो रहे हैं, उड़ीसा में। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री कौन लेके आता है, ये यूएनडीपी। द यूएनडीपी हैज क्रिएटेड एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नेम नेशनल कार्बन रजिस्ट्री फॉर द इफेक्टिवली मैनेजिंग नेशनल डेटा एंड प्रोसेसेस रिलेटेड टू द ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स। ठीक है, तो ये ओपन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे नेशनल डेटा होगा इसके रिगार्डिंग प्रोसेस और रिलेटेड टू द कार्बन ट्रेडिंग क्रेडिट्स। यूएनएफ ट्रिपल सी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है 28, ठीक है, ये इसके बारे में देखेंगे हम। द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हैज हेल्ड इन दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो दुबई में हुई थी COP28, पहली बात तो ये याद रखनी कहाँ पे हुई थी, दुबई में COP28। तो COP28 आपकी कहाँ पे हुई है, दुबई में। दुबई का यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द कॉप इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन की जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, दैट इज द कॉप, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। इस कन्वेंशन की सुप्रीम जो डिसीजन मेकिंग बॉडी, दैट इज द कॉप। तो इसकी जो मीटिंग हुई थी कहाँ पे हुई थी, COP28 आपकी दुबई। ऑल स्टेट्स
that are parties to the convention are represented at the COP. की फीचर्स अभी इस टाइम क्या कर सकते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड की बात की है. द फंड इज एम्ड एट कंपनसेटिंग कंट्रीज ग्रैपलिंग विद द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स. द वर्ल्ड बैंक विल बी द इंटरिम होस्ट ऑफ द फंड्स फॉर द 4 years. तो ये जो फंड आएगा लॉस एंड डैमेज फंड, ऐसी कंट्रीज, ऐसे लोग जो क्लाइमेट चेंज के कारण जिनको इम्पैक्ट हुआ है उनको, उनके लिए जो फंड आएगा, तो वो कहाँ पे, पहले तो वर्ल्ड बैंक में होस्ट करेगा 4 साल के लिए अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर उसका अलग फंड बन जाएगा. तो कौन होस्ट कर रहा है इस फंड को, वर्ल्ड बैंक. ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स, इट इज अ पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म एस्टेब्लिश्ड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट इन 2015. द टेक्स प्रपोजेस 8 steps टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर राइज विद इन द एम्बिट ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ये देख लो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स इज रिलेटेड टू. तो कोई स्टॉक मार्केट करेगा, कोई क्या करेगा, आपको पता होना चाहिए. ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर है, ठीक है, रिव्यू मैकेनिज्म है जो 8 स्टेप्स बताता है कि कैसे कोई 8 हम स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि जो हमारा टेम्परेचर की लिमिट है इस सेंचुरी की एंड तक, जो हम चाहते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए जो 8 स्टेप्स है, दीज आर द ग्लोबल स्टॉक टेक टैक्स के अंदर ये बता रखे हैं. तो ये आपके 8 स्टेप्स है, आप देख सकते हो, ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाओ, ट्रिपल करो उसको, है ना, अन कोल पावर को कम करो, ये ऐसे 8 स्टेप्स आएंगे आप. ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे चीजें हुई हैं. अर्थ समिट हुई थी 1992 में, एक बार ये पीडीएफ में देख लेना. तो हर एक समिट पे फिर COP 1 हुई, क्या मेन एक्टिविटी हुई थी, वो सब इसमें लिखी हुई है, ठीक है. ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, ग्लोबल कूलिंग प्लेज, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके. ग्लोबल गोल ऑन एडप्शन, डिक्लेरेशन ऑफ ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी पावर पास, इन ये पूछ लेगा, है ना. इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें. कोल्ड ट्रांजिशन एसिलेटर क्या है, कोलिशन चैम्प क्या है, कोलिशन फॉर द हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप फॉर द क्लाइमेट एक्शन. ये सारी टर्म्स आपको देखनी है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड. नेक्स्ट इज द नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर द रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया. तो सर्कुलर इकोनॉमी हमने बात की थी, जो वेस्ट को वापस यूज कर ले, ठीक है. तो प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर द रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया. ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हैज बीन रिलीज्ड. इट इज अ कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज बिटवीन लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया. याद रखना है कि जो नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप है फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया इज द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. The document aims to foster research and industry partnership between the two countries to co-develop a roadmap for the India's transition to the circular economy in the plastic sector. Building adoption and resilience in the Hindu Kush Himalayan Initiative. तो हिंदू कुश के अंदर एडप्टेशन और रिजिलियंस को बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली लॉन्च बिल्डिंग एडप्टेशन एंड रिजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयन इनिशिएटिव. The initiative will supports Bhutan, Nepal in the climate adaptation. भूटान और उसको हेल्प करेगा नेपाल को इन क्लाइमेट एडेप्टेशन. ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट रिपोर्ट. तो ग्लोबल ड्राउट रिपोर्ट किसकी है, यूनाइटेड नेशन, क्योंकि ड्राउट की बात आ गई तो UNCCD इसको रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है. तो ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट, तो ड्रॉट से रिलेटेड हो गया, तो UNCCD इसको कर रहा है रिलीज. A total of 23 countries, including India, officially declared drought emergencies either at the national or sub-national level in the period 22-23. तो 2022-23 में वर्ल्ड में अराउंड 23 कंट्री ऐसी थी जिन्होंने नेशनल या फिर सब नेशनल लेवल पे ड्रॉट की कंडीशन डिक्लेयर की थी. कौन बता रहा है आपका ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट, कौन रिलीज करता है, UNCCD. अबाउट द रिपोर्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट, 70% ऑफ द सीरियल क्रॉप्स डैमेज बाय द ड्रॉट्स इन द मेडिटेरियन रीजन. 33% लॉस ऑफ ग्रेजिंग इन द साउथ अफ्रीका ड्यू टू ड्रॉट, ठीक है. ड्रॉट आने के कारण ग्रेजिंग ग्राउंड्स लॉस हुए हैं. वाटर कंडीशन बता रहा है कि 75% रिडक्शन ऑफ द कार्गो कैपेसिटी ऑफ सम वेसल्स इन द राइन ड्यू टू लो. कितना मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है ड्रॉट का आपका, इवन ट्रांसपोर्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सब बताना जा रहा है. सोशल डायमेंशन क्या है इसकी, ठीक है, एग्रीकल्चर पे क्या फर्क पड़ रहा है, ग्रेजिंग पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है. ड्रॉट इज अ प्रोलॉन्ग ड्राई पीरियड इन द नेचुरल क्लाइमेट साइकिल दैट कैन अकर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो लंबे टाइम तक जो ड्राई पीरियड आता है उसको बोलते हैं ड्रॉट. 4 टाइप्स ऑफ ड्रॉट एग्रीकल्चर होता है, ठीक है. एग्रीकल्चर अकर व्हेन देयर इज नॉट एनफ मॉइस्चर इन द सॉइल टू सस्टेन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. एक होता है सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट अकर व्हेन द वाटर सप्लाई इज टू लो टू सपोर्ट ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल नीड्स. फिर एक होता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट
वेयर देयर इज एन लैक ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर सप्लाई। और फोर्थ होता है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, की उस साल बारिश ही कम आई है। दे आर रीजन स्पेसिफिक, दे अकर व्हेन एन एरिया रिसीव लेस रेनफॉल देन द नॉर्मली इट शुड रिसीव। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स। इंडिया तो किसके रिगार्डिंग थे, आप देखो मॉन्ट्रियल, इंडिया हैज सक्सेसफुली फेज्ड आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के रिगार्डिंग थे। ओजोन डिप्लीटिंग एंड क्लाइमेट वार्मिंग केमिकल्स HCFC 141b and is ahead of the schedule in eliminating other gas such as HCF hydrochlorofluorocarbon according to the government report. Ozone depleting substances regulation control amendment rules 2019 issued under the Environment Protection Act 1980 provides the issuance of the import license for the HCFC 141b। ठीक है, तो इंडिया ने सक्सेसफुली फेज आउट कर दिया ओजोन डिप्लीटिंग एंड क्लाइमेट वार्मिंग केमिकल सच एज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141b। Montreal Protocol, it is an international agreement aimed at protecting ozone layer के प्रोटेक्शन के लिए by regulating the use of ozone depleting substances। जो ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं उनका यूज को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अंडर दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में क्या कहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ट्रिपल 1 TCA, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन, ये सारे आपके क्या है, आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। पढ़ लेना, इनको याद करना है, पूछ लेगा विच ऑफ देम आर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक है, दोबारा एक बार देख लेते हैं इनको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बताइए आपको, HCFC बताइए, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्रिपल 1 TCA, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन। तो ओजोन लेयर आपका देखो यहाँ मिलेगी आपको, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर आ गई है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कैन बी फाउंड इन दीज प्रोडक्ट, रेफ्रिजरेटर्स में मिलते हैं, एयर कंडीशनिंग में, फोम इंसुलेशन में, फायर एक्सटिंग्विशर में, सॉल्वेंट्स में और एरोसोल्स में। ये अलग अगेन, पहले वियना कन्वेंशन साइन हुआ 18, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में। ठीक है, किन किन ने रेफ्रिजरेट किया, फिर यहाँ पे किगाली एग्रीमेंट आया 2016 में। ठीक है, किगाली अमेंडमेंट आया 2016 में। इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, ये टाइमलाइन है। Travel for Life, the Pacific Asia Travel Association is partnering with India to expand the travel for life lifestyle of the planet for the planet and by the planet initiative across the Asia Pacific region. The Ministry of Tourism in India will establish PATA desk to enhance engagement with the PATA regarding travel for life and other tourism related cooperation. It is a sectoral program launched by Ministry of Tourism in India in collaboration with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the United Nations World Tourism Organization, the United Nations Environment Program on September की डेट को 27 September और the World Tourism Day. The initiative aims to bring about behavioral changes in both tourist and the tourism business, focusing on the environment protection and socio-cultural sustainability। बस यही बात है, जहाँ पे बात ये आ गई ना लाइफ वाली, तो इसका मतलब क्या होगा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात होगी। अब ट्रैवल फॉर लाइफ यानी कि सस्टेनेबल टूरिज्म, इको टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, इन सब के लिए है ट्रैवल फॉर लाइफ। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। Recently, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Chief Minister of Rajasthan presented the Swachh Vayu Sarvekshan Award 2024 on the occasion of the International Day of Clean Air for the Blue Skies Swachh Vayu Divas at the Jaipur। ठीक है, what is Swachh Vayu Sarvekshan Award? Swachh Vayu Sarvekshan was presented to the best performing national clean air campaign cities in 3 category based on the population। तो विनिंग सिटीज आर कैटेगरी 1 में पॉपुलेशन ओवर 10 लाख, सूरत, जबलपुर और आगरा। तो जयपुर में ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। तो कैटेगरी 1 सिटी में सूरत को मिला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड में, तो जबलपुर, आगरा। कैटेगरी 2 में मिला फिरोजाबाद। ऐसे देख लेना। ठीक है, बस ये याद रखो, मेन कैटेगरी 1 में सूरत। The municipal commissioners of the winning cities were awarded with the cash prize, trophies and certificates। तो म्युनिसिपल कमिश्नर उन सिटीज के जो होते हैं उनको अवार्ड मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024। दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, स्टेट ओन हाइड्रो पावर जायंट NHPC recently inked an initial pact with the rights to construct railway siding for a 2880 मेगावाट ऑफ दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। तो कहाँ पे बनेगा आपका दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट? आपका अरुणाचल प्रदेश में।
It is a flood control cum hydroelectric power project planned to be developed in the Dibang River, a tributary of Brahmaputra River in the Arunachal Pradesh. कैपेसिटी है इसकी 2880 मेगावाट. इट विल बी द कंट्रीज बिगेस्ट हाइड्रो पावर फैसिलिटी. ये इंपॉर्टेंट बात है. कौन सा? दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द इंडिया. इसमें एनएचपीसी रन करेगा इसको. सांची इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी. एस से सांची, एस से सोलर. बस. इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची. कब बनी थी? सितंबर 6 2023. मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट. ठीक है. सांची नगर लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट सोलर सिटी. फर्स्ट सोलर सिटी इंडिया की कौन सी है? सांची. Along with this initiative have been taken to set up 600 megawatt power plant by installing solar panels on the surface of the dam Omkareshwar in Madhya Pradesh. Next is Damoh. Damoh, India's largest tiger reserve. In a landmark development, Damoh district in Madhya Pradesh is poised to become home to the country's largest tiger reserve, marking a significant stride in the wildlife conservation effort. The central government has greenlit the merger of the Noradehi Sanctuary with the Durgavati Sanctuary in Damoh, creating an expansive tiger reserve spanning across impressive 2300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. तो दामोह आने वाले टाइम पे कंट्री का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन जाएगा. इन दो सेंचुरी को मर्ज करके इसको बनाया. ठीक है. ये होगी मेजर न्यूज. अब कुछ छोटे छोटे पॉइंटर देख लेते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड 2024 में जो है पॉइंटर्स और एनवायरमेंट. Paraguay has become the 100th country to join the International Solar Alliance. Earlier, Spain has joined. तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका 99th मेंबर था स्पेन, और अब 100th मेंबर इसका बन गया पैराग्वे. पैराग्वे. ठीक है. पैराग्वे. ये से याद रखना. साइड में मेन मेन चीज अपने लिख लिया करो नोट्स में, ताकि वही आपको याद रहेगा. आइवरी कोस्ट ज्वाइन यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन. तो पूछ लेगा अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन. तो आइवरी कोस्ट ने. नेविगेटिंग न्यू हॉरिजॉन्स, अ फोरसाइट रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय यूनेप. तो नेविगेटिंग न्यू हॉरिजॉन, अ फोरसाइट रिपोर्ट कौन करता है? यूनेप रिलीज करता है. इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मार्जिनल फार्मर्स रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय फोरम ऑफ एंटरप्राइजेस फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट. 100 kg of max takeoff weight UAV have been successfully tested at Umingla Pass. This pass is located in the eastern Ladakh. It is also the highest motorable road in the world. Was considered by PR under project Himank. ठीक है. तो हाईएस्ट मोटरेबल पास है उमिंगला. वहां पे टेस्ट किया हमने यूएवी को जो 100 kg वेट उठा सकता है. अनमैन्ड एयर व्हीकल. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेंशन अराकू अरेबिका कॉफी इन हिज मन की बात. इट इज अ ग्रोन इन. कहाँ पे ग्रो होता है? अराकू वैली कहाँ पे? आपकी आंध्र प्रदेश में. और ठीक है. तो और बाकी अरुका अराकू सॉरी अराकू आंध्र प्रदेश में. अराकू अरेबिका कॉफी कहाँ कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में. द कॉफी गॉट द नेम फ्रॉम द अराकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश. दिस वाज आल्सो एक्रेडिटेड जीआई टैग. तो अराकू जो एक कॉफी है इसको जीआई टैग भी दे रखा है आपको. ठीक है. Recently, a team of researchers from the Kerala and Tamil Nadu have discovered the two new species of jumping spiders that belongs to genus Ephraflashila. 39 flamingo birds died due to because of the flight collided with them at the runway of the Mumbai airport. ठीक है. The World Day to combat desertification and drought कब होता है? June 17. 4 forest department personnel lost their lives in firefighting operation in the Binsar Wildlife Sanctuary, Almora. वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब आपका? जून 17. माउंट कनलोन लोकेटेड इन द सेंट्रल फिलीपींस इरप्टेड रिसेंटली. तो रिसेंटली आपका ये फेनेरेटिक इरप्शन था एक. ठीक है. और कौन सा माउंटेन रिसेंटली इरप्ट हुआ है अभी आपको बताओ? सेंट्रल फिलीपींस के अंदर माउंट कनलोन. प्रमोटिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू सीक द शेल्टर इन द इवैक्यूएशन सेंटर्स. ठीक है. तो बहुत ये क्या आपका? माउंट कैनलोन लोकेटेड इन द सेंट्रल फिलीपींस. तो रिसेंटली यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है माउंट कनलोन. तो ये हो गया हमारा. अभी और थोड़े बचे थोड़ी. हम्बोल्ट ग्लेशियर लोकेटेड इन द वेनेजुएला हैज डिसअपीयर्ड. ठीक है. तो हम्बोल्ट ग्लेशियर रिसेंटली डिसअपीयर हो गया. कहाँ पे लोकेटेड? वेनेजुएला के अंदर. हैज डिसअपीयर्ड. साइंटिस्ट बिलीव इट डिसअपीयरेंस मेक वेनेजुएला फर्स्ट कंट्री इन द मॉडर्न हिस्ट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर. ठीक है. तो ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री में अब क्वेश्चन आ जाएगा कि रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने अपने सारे ग्लेशियर लूज कर दिए? इट इज द वेनेजुएला. वाटर फॉर द शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट ये को निकालता है वर्ल्ड बैंक. वाटर फॉर द शेयर्ड प्रोस्पेरिटी. द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट
एज पर द रिपोर्ट इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो एज पर द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन इन द वर्ल्ड। The 14th meeting of COP of the Convention on the Conservation of Migratory Species, CMS Convention on the Migratory Species की COP जो 14th हुई है has been concluded in the समरकंद उज्बेकिस्तान। तो इसकी जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 हुई है, ये कहाँ पे हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान में। किसकी? CMS की, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। The pristine Gupteshwar forest adjacent to the Gupteshwar Shiva temple in Odisha, Koraput district has been declared as the fourth biodiversity heritage site of the state। ठीक है, तो एक और नया बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है उड़ीसा के अंदर, दैट इज द गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। द एनुअल मीटिंग ऑफ द क्लाइमेट एंड द क्लीन एयर कोलिशन वाज रिसेंटली हेल्ड इन द नायरोबी केन्या। ये पूछ लेगा मीटिंग कहाँ पे किसकी हुई है। तो CMS की COP 14 हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान। COP 28 UNFCCC की हुई है आपकी, बताओ, दुबई। ठीक है, UAE। और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन की जो मीटिंग हुई है एनुअल, नायरोबी में हुई है, केन्या, नायरोबी केन्या। अ नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड नियर द गंगा रिवर इन द पटना बिहार। तो इंडिया में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया है? पटना बिहार। द NDRC aims to be a hub for the comprehensive research on the various aspects of Ganga gangetic dolphins, including behaviors, survival skills, and cause of mortality. Bihar is home to around half of the estimated 3,000 gangetic dolphins in India। तो इंडिया में अराउंड 3,000 gangetic dolphin एस्टिमेटेड है, उनमें हाफ ऑफ देम आर लोकेटेड इन द बिहार। तो ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट का पोर्शन, जिसमें हमने 2024 में जो इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज थी वो कवर की है।